गुप्ता भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जरा मार्केट्स की बात बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं। अभी आज के दिन हैप्पी दिवाली आपको बोल सकते हैं कि खत्म हो गया सर दिवाली? विकास जी चल रही है। नहीं दिवाली चल रही है सर, तो बोल दूं आपको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। विकास जी, अब ये बताइए, इस बार दिवाली आपकी भी अच्छी मनी, हम सब की भी अच्छी मनी, टीवी स्क्रीन पर हम देख भी रहे थे, मार्केट्स को भी देख रहे थे। अगली दिवाली भी अच्छी मनने जा रही है। आज जो लगाया हुआ पैसा अगली दिवाली तक रख लेना सर, कोई दिक्कत तो नहीं? हमें तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अब ब्लैक स्वॉन की जो बात करते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल, अननोएबल होता है। हाँ। तो हम उसके ऊपर स्पेकुलेट करके कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो ऑल द नंबर्स, ऑल जो डेटा है, मैक्रो हो माइक्रो हो, सब बहुत बढ़िया है अभी तो। और वैल्यूएशन भी लो है ऑन टॉप ऑफ दैट। तो यूजुअली जब अच्छा होता है नंबर्स तो वैल्यूएशन इनकॉर्पोरेटेड होता है, उसमें वैल्यूएशन में आ जाता है, राइट। लेकिन अभी मार्केट भी अच्छे लेवल पे है, लो लेवल पे है, रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून। सही कह रहे हैं आप, सेंटिमेंट्स जो हैं भारतीय बाजार के लिए इस वक्त तो सारे पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार की स्थिति जो है वो बेहतर है। और इन सेंटिमेंट्स में सबसे ज्यादा सपोर्ट इस वक्त बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं बैंकिंग के नतीजे जो आते हुए दिखे हैं, बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, 12 बैंकों में से 8 बैंक्स के दमदार नतीजे हैं। हमने कुछ रिसर्च भी की, बैंक्स के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश की। नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के सिनेरियोज जो हैं सारे बड़े दिग्गज बैंक्स के तो अच्छे हैं ही, अब धीरे धीरे छोटे मझौले बैंक्स भी इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, क्या आपको लगता है आउट परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से और कुछ क्वार्टर्स तक जारी ही रहेगी? क्योंकि कई सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद फिजल आउट होते हैं, लेकिन बैंकिंग पर आपका नजरिया क्या है? बैंकिंग तो अभी हमारे हिसाब से तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो लास्ट 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, एनपीएस सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो अभी सबकी बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है, लेकिन आरओई जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अभी 1-2 क्वार्टर से बेटर रिजल्ट्स है, पर आप एनुअल टीटीएम देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो आरओई वगैरह, पैट मार्जिन अभी भी जो ओरिजिनल उनका होता है वो लेवल पे नहीं आए हैं। तो कई सारे बैंकों में जो आरओई इंप्रूवमेंट है ये आपको दिखेगा अभी 1-1.5 साल तक, और फिर उसके बाद में आपको फिर नॉर्मल स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर ग्रोथ तो कंटिन्यू रहने वाली है। ग्रोथ कई साल चलेगी, पर आरओई अभी जो लेट्स से लो डबल डिजिट्स है वो 16-17 तक मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स का आ जाना चाहिए। एटलीस्ट उनका टारगेट 18-20 होता है, तो वो लेवल पे आने तक तो आपको एक फ्री एक्सेलरेटेड ईपीएस मिल रहा है, फास्टर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। बट रेवेन्यू ग्रोथ इटसेल्फ शुड बी वेरी, बहुत तेज होगी। तो इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे विकास जी। बैंकिंग में फिर नज़र कहाँ रखें, आपकी पसंद कहाँ है? लार्ज कैप बैंक इन स्तरों पर पसंद आ रहे हैं या फिर निजी बैंक, सरकारी बैंक के साथ आप जाना चाहेंगे? इन स्तरों पर कौन सा स्पेस अच्छा लग रहा है आपको? क्या प्राइवेट सेक्टर तो है ही। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्ज कैप तो है ही अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके साथ 1-2 मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो आपको केयरफुल रहना है, आपको स्टडी करना है। इवन प्राइवेट सेक्टर में आपको स्टडी करना है केस बाय केस। पर प्राइवेट सेक्टर के टॉप फ्यू बैंक्स जो हैं वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और सरप्राइजिंगली मतलब ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और 1-2 जो बहुत अच्छे जो डिजिटल बैंकिंग वगैरह में बेस्ट है इवन इन पब्लिक सेक्टर, वो भी हमें देखना चाहिए। तो इट्स नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ कि भाई कैपेक्स बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट का, पर डिजिटल बैंकिंग का भी और फिनटेक का भी एक प्ले है इसमें। तो ये आपको एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अच्छे बैंकों में आप इस समय अच्छे वैल्यूएशन पे एंटर कर सकते हैं। विकास जी, 2-3 एक सवाल है, मैं एक सवाल को ना 2 हिस्सों में बांट के आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि आपने अभी तक कितना कॉर्पस का जो फंड है वो कितना डिप्लॉय कर रखा है मार्केट में और कितना फ्री कैश छोड़ा हुआ है? पहले आप मेरे को जरा इसका जवाब दीजिए, फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है। नहीं, वी आर मैक्स्ड आउट। हम तो 100% जो मैक्सिमम हमें एलोकेट करना रहता है इक्विटी में हम पूरा कर चुके हैं।
और हमारे हिसाब से ये करने लायक टाइम है। इसका ये मतलब नहीं है कि और नीचे नहीं जा सकते, ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। अगर बाय चांस मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, अगर मान लो यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा, इन एनी केस फंड और भी आएगा लगाने के लिए, तो आप किस में एवरेज करोगे, किसको फिर खरीदोगे, ज़्यादा जल्दी किसको खरीदोगे? हाँ, तो हमारे पास आईटी इज वन ऑफ द फोकस एरियाज, तो आईटी सेक्टर रहेगा। और बैंक में तो मैंने बताया, तो वो सब बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं टॉप के और जस्ट बिलो टॉप, तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव, और एक दो वेल चोजन पब्लिक सेक्टर। तो आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, फिर हमारे पास डिफेंस है, डिफेंस इज वेरी अट्रैक्टिव, इवन दो 3-4 महीने से ऊपर चल रहा है, पर आज भी मैं वो बताना चाहूंगा कि डिस्पाइट ऑल दैट वो अभी भी बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। कैश टू मार्केट कैप इटसेल्फ, मतलब ये सब डेट फ्री कंपनीज है मेजॉरिटी, कैश टू मार्केट कैप जो है वो खुद 25-30% अभी भी है मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में। फिर रेलवे सेक्टर एक है जो हमारा फेवरेट है, तो ये सब जगह पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे एक्स्ट्रा कैश जो आएगा। विकास, इन्फ्लेशन पर आपका आउटलुक क्या है, ये हम समझना चाहेंगे। और जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन का खतरा धीरे धीरे जो है, सेंटिमेंट्स धीरे धीरे जो है, वो जो खराब कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे छटते हुए नजर आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स में जो आंकड़े आ रहे हैं, इस बिना पर ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। क्या आपको लगता है फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे वहां पर भी कुछ हद तक ईज आउट सिचुएशन आएगी? जहां पर हम 75 बेसिस पॉइंट्स देख रहे थे, वहां से आने वाले जो इंटरेस्ट रेट बैठक हैं उसमें सिचुएशन जो है वो थोड़ी ईज आउट होगी, 75 के बदले 50, उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट्स के नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। तो पहली बात कि जून पीक था यूएस का 9.1%, उसके बाद से आप देखोगे 8.6, 8.5, 8.3, ठीक है, तो 8.2, तो मार्केट डिसअपॉइंट हुआ होगा, मार्केट को लग रहा होगा 8.1 आना चाहिए, 8.3 आ गया, लेकिन आप ट्रेंड देखोगे क्लियरली डाउनवर्ड है। तो पीक हमारे हिसाब से जून में हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली, और ये भी पैसों की वजह से नहीं था, टू मच लिक्विडिटी, हमारा ओपिनियन है सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से था, और सप्लाई चेन पूरा डीकंजेस्ट होने की तरफ जा रहा है, तो सप्लाई चेन बेटर होते जा रहा है। तो आपको सीपीआई बल्कि एक्सेलरेटेड पेस पे गिरते हुए दिखना चाहिए। तो नवंबर मीटिंग तो फिक्स है, अभी 2-4 दिन में ही है, तो वो तो फेड उसको पूरा बढ़ाएगा 75 बेसिस पॉइंट। दिसंबर में चांस है कि तब तक अगर अच्छी रिपोर्ट्स आ गई सीपीआई वगैरह पे, तो मतलब ज्यादा फास्ट गिरते हुए दिखा, तो हो सकता है कि वो 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया जाए, बट मोस्ट लाइकली 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डेटा पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके आगे का जो सिग्नलिंग आपको इसी मीटिंग में दिखेगा नवंबर की, कि अगर नंबर अच्छे आते हैं तो हम रोकना चाहेंगे फर्दर इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट या इस तरह का हिंट हमें इस बार मिलेगा, और अगर ये मिलता है तो आरबीआई को फ्रीडम मिल जाता है कि नॉट टू इंक्रीज टू मच, क्योंकि आरबीआई सिर्फ और सिर्फ फेड की वजह से इंक्रीज कर रहा है, हमें डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये व्यू इन्फ्लेशन पर, इंडिया में फिलहाल इन्फ्लेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और आरबीआई जो कदम उठा रही है वो बिल्कुल ट्रैक पर ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय हमें देने के लिए, और मार्केट पर और सेक्टर्स पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। तो बैंकिंग पर, आईटी पर उन्होंने अपना व्यू शेयर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी